Welcome back, students. Today I would like to explain assumption for consumers equilibrium through the utility approach. It is very important. Sometimes some of the question is asked through the assumption. Just to see, the first assumption is consumer should be rational. Then question may be asked कि what is rationality of a consumer. It means that कि हम उस कंज्यूमर को रैशनल कह सकते हैं इफ कंज्यूमर इज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज हिज हर सेटिस्फैक्शन आफ्टर कंज्यूमिंग अ गुड. इट मीन्स दैट if consumer is thinking that consumer is consuming a good because he want to maximize his satisfaction or her satisfaction, then you can say about a consumer, the consumer is rational. उस कंज्यूमर को आप रैशनल कह सकते हैं जो कंज्यूमर किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने से पहले ये सोचे कि हम गुड्स को इसलिए कंज्यूम करेंगे क्योंकि इसको कंज्यूम करने के बाद निश्चित तौर से हमें सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिलेगा. नाउ इट इज कंपल्सरी. व्हाई इट इज कंपल्सरी? व्हाई इट इज शो अबाउट द रैशनैलिटी ऑफ अ कंज्यूमर? बिकॉज इफ कंज्यूमर इज नॉट थिंकिंग इन सच ए वे, अगर कंज्यूमर ऐसा नहीं सोचता है तो कन्फर्म है कि कंज्यूमर फर्दर किसी भी गुड्स या किसी गुड्स की यूनिट्स के प्रति उसको उसका कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए नहीं सोचेगा अगर वो रैशनल नहीं है तो. इसलिए अगर कंज्यूमर रैशनल है तो हमेशा कोशिश करेगा कि किसी भी गुड्स की यूनिट्स को वो इंक्रीज करेगा क्योंकि वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, अधिकतम करना चाहता है. दूसरा इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है इनकम ऑफ कंज्यूमर इज गिवन एंड विल रिमेन कांस्टेंट. इट इज कन्फर्म कि कंज्यूमर इफ इज कंज्यूमिंग अ गुड देन कंज्यूमर हैज़ टू परचेज इट फ्रॉम द मार्केट. इसलिए कंज्यूमर के पास उसका इनकम होना चाहिए, उसके पास मनी होना चाहिए. तो ये तो कन्फर्म सब जानते हैं कि कंज्यूमर के पास अगर इनकम नहीं होगा, मनी नहीं होगा तो कंज्यूमर किसी भी गुड्स को कंज्यूम कैसे करेगा. लेकिन इसका दूसरा पार्ट ये है कि इनकम विल रिमेन कांस्टेंट. इट मीन्स दैट कि वंस अ टाइम द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन दैट विल नॉट चेंज. वो चेंज नहीं होगा. आप कह सकते हैं कि चेंज क्यों नहीं होगा? व्हाट इज द रीजन? चेंज अगर होता है तो दो तरह से चेंज हो सकता है. कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज हो सकता है या कंज्यूमर का इनकम डिक्रीज हो सकता है. अगर कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होता है तो निश्चित तौर से ऐसे कंडीशन में कंज्यूमर अपना क्वांटिटी कंजम्पशन के लिए वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं. इसका मतलब ये है उसका इनकम बढ़ने के साथ ही साथ निश्चित तौर से उसे वो गुड्स या उस गुड्स की यूनिट्स पहले से चीप लगेगा, सस्ता लगेगा. इसलिए कंजम्पशन के बाद अगर इनकम ग्रेजुअली बढ़ता हो जाता है यानी चेंज होता जाता है तो निश्चित तौर से ऐसे कंडीशन में वो कभी रुकेगा ही नहीं. तो पता कैसे चलेगा कि कंज्यूमर किसी गुड्स की कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेगा? दूसरा, अगर इनकम डिक्रीज हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में निश्चित तौर से कंज्यूमर ये भी सोच नहीं सकता है कि वास्तव में किसी गुड्स की हम कितनी यूनिट्स कंज्यूम करें, क्योंकि उसको अपनी इनकम को गुड्स के ऊपर अलॉट करना पड़ेगा. यानी ऐसा नहीं कि उसको इनफाइनाइट इनकम दिया गया है. जो भी उसके पास इनकम है उसे उस इनकम को बीइंग एज ए रैशनल इस तरह से खर्च करना चाहेगा कि उसको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिले. इसलिए इनकम बार बार अगर चेंज होगा तो वो ऐसा सोच नहीं पाएगा. दूसरा है प्राइस ऑफ द गुड इज गिवन एंड विल रिमेन कांस्टेंट.
अभी सवाल उठता है कि गुड्स की अगर प्राइस चेंज होता है तो क्या होगा। तो गुड्स की प्राइस दो तरह से चेंज हो सकता है, प्राइस इंक्रीज हो सकता है, प्राइस डिक्रीज हो सकता है। प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो एक्चुअल में उसका रियल इनकम डिक्रीज होता है। इसका मतलब ये होता है कि उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। तो वंस अ टाइम इनकम की बेसिस पर उसने अपना कंजम्पशन स्टार्ट कर दिया, उसने सोचना स्टार्ट कर दिया। अब उसके कुछ समय बाद अगर इनकम मान लीजिए इंक्रीज होता है, तो ऐसे कंडीशन में वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि गुड्स की कितनी यूनिट्स कंज्यूम करे। क्यों भाई? क्योंकि उसका जो रियल इनकम है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। रियल इनकम डिक्रीज मतलब क्या हो गया, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई प्राइस इंक्रीज होने के साथ ही साथ। इसी तरह से अगर प्राइस उसका डिक्रीज हो गया, इसका मतलब उसका रियल इनकम इंक्रीज हो गया। अब रियल इनकम इंक्रीज हो गया, इसका मतलब ये है कि रियल इनकम इंक्रीज का मतलब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। अब परचेजिंग पावर बढ़ गई, एक बार अपनी इनकम के बेसिस पे जिस समय वो गुड्स की प्राइस डिटरमाइंड था उस बेसिस पर उसने कंजम्पशन स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद अगर प्राइस डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब उसी इनकम से पहले से अधिक यूनिट्स परचेज कर सकता है। अब ऐसे कंडीशन में अगर उसी यूनिट से पहले से अधिक इनकम परचेज करता है, पहले से अधिक गुड्स परचेज करता है उसी इनकम से, तो ऐसे कंडीशन में बार बार उस गुड्स की यूनिट्स बढ़ता जाएगा और फिर भी वो तय नहीं कर पाएगा कि किसी गुड्स की कितनी यूनिट्स वो कंज्यूम करे। दूसरी बात ये है, नेक्स्ट वन एजम्पशन है कि देयर इज अ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी। यानी हम जब कंज्यूमर की बात करते हैं तो कंज्यूमर जब भी, मार्शल ने कहा है कि कंज्यूमर जब भी किसी गुड्स को कंज्यूम करेगा तो उसको यूटिलिटी मिलेगी। अब उस यूटिलिटी को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको नंबर में, क्वांटिटी में मेजरमेंट कर सकते हैं, ऐसा मार्शल ने एज्यूम किया है। और इसके पीछे कारण है, मार्शल ने ऐसा इसलिए एज्यूम किया है कि वो किसी गुड्स की, मान लीजिए कि वो बनाना कंज्यूम कर रहा है, अब वो 2 बनाना 3 बनाना कंज्यूम करना चाहता है। तो एक बनाना कंज्यूम करने के बाद उसे कैसा लगा, दूसरे बनाना कंज्यूम करने के बाद उसे कैसा लगा, तीसरे बनाना कंज्यूम करने के बाद कैसा लगा, वो कैसे बता पाएगा। इसलिए एक आर्टिफिशियल उसको अरेंजमेंट किया गया मेजरमेंट करने के लिए कि एक उसको नंबर दे सकता है, क्वांटिटी दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि पहला बनाना उसने कंज्यूम किया, अब उससे पूछा गया कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो हंग्री था पहले से। अब ऐसे कंडीशन में जो पहला बनाना उसने कंज्यूम किया, प्लस बहुत अच्छा लगा, इसका मतलब क्या, सबसे अच्छा लगा। इसका मतलब क्या, उसको हम सबसे अधिक एक नंबर दे दें, एक क्वांटिटी दे दें कि भाई उस बनाना को कंज्यूम करने के बाद उसको 20 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिली। यूटिल इज द यूनिट टू मेजर द यूटिलिटी। अब ठीक है, दूसरा बनाना कंज्यूम किया, बोला कि अच्छा लगा लेकिन उससे कम अच्छा लगा। क्यों भाई? क्योंकि दूसरे बनाने में उसका इंटरेस्ट पहले से कम हो गया। अब भाई कैसे मालूम है कि उसको पहले से कम लगा? तो वही नंबर जो पहले में उसको हम दिए थे उसको डिक्रीज कर देंगे। इसीलिए एक ऑर्डर देने के लिए, एक क्रम देने के लिए, यानी कैसे पता चलेगा कि किस यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद उसको ग्रेजुअली जो उसकी मार्जिन यूटिलिटी है कम हो रहा है कि नहीं। इसलिए मार्शल ने एक अरेंजमेंट किया कि यूटिलिटी को हम नंबर में, क्वांटिटी में मेजरमेंट करेंगे। लास्ट वन है मार्जिन यूटिलिटी, लास्ट वन नहीं बल्कि नेक्स्ट वन है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ द मनी। इसका मतलब ये है कि वास्तव में कंज्यूमर किसी गुड्स को कंज्यूम करता है तो मार्शल ने ये एज्यूम किया है कि गुड्स को कंज्यूम करने के बाद जो यूटिलिटी मिलेगी उसको हम यूटिल में मेजरमेंट करेंगे, यानी उसकी जो यूनिट होगी मेजरमेंट का वो यूटिल होगा। ओके, लेकिन गुड्स को जो परचेज करेंगे और उसकी जो यूनिट होगी वो होगी मनी। बोथ आर डिफरेंट। और यहाँ पर मार्शल ने दोनों में कंपेरिजन किया है, दोनों में कंपेरिजन करने के बाद ही वो तय करेगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। इसलिए ऐसा एज्यूम किया गया है कि जो मनी का मार्जिन यूटिलिटी है, इसका मतलब कि जस्ट आफ्टर एक्सपेंडिंग एन एडिशनल यूनिट आर एक्सपेंडिंग 1 रुपी,
whatsoever a consumer is having utility, that will be the margin utility of money. अब जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, इट्स ओके, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि 1 रुपये खर्च करता है, 1 रुपया खर्च करने के बाद उसको कितनी मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है, वही हो जाएगा मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, मान लीजिए हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बाद में इसका स्टेटमेंट ये भी है कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब ये है कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी वंस अ टाइम इफ इट इज डिटरमाइंड, आफ्टर दैट विल नॉट चेंज, फिर ये चेंज नहीं होगा। अब क्वेश्चन राइज हो सकता है कि क्यों नहीं चेंज होगा, इसके पीछे कारण है। चेंज इसलिए नहीं होगा कि अगर ये चेंज होता है, इसका मतलब ये है कि ये एक मेजरिंग यूनिट है। मेजरिंग यूनिट क्यों? क्योंकि हम जो मार्जिन यूटिलिटी यूटिल्स में कन्वर्ट करेंगे, जो दिया हुआ है, उसको मनी में कन्वर्ट करने के लिए इसी स्केल का हम यूज करेंगे। अगर ये बार बार चेंज होगा, इसका मतलब क्या कि हमारा मेजरमेंट सही नहीं होगा। हमारा मेजरमेंट की जो यूनिट है, अगर वो बार बार चेंज होगा, तो मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी में जब हम मेजरमेंट करेंगे यूटिल्स को, तो वो भी बार बार चेंज होता जाएगा। वो बार बार अगर चेंज होता जाएगा तो पता नहीं चलेगा क्या कि क्रमशः यानी ग्रेजुअली जस्ट आफ्टर इंक्रीज यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय ए कंज्यूमर, whether margin utility in term of money is increasing or decreasing. That's why margin utility of money will remain constant. Last one assumption है. Now sixth one, that is there is a application of law of diminishing मार्जिनल यूटिलिटी। ये एक लॉ है, ये एक लॉ है, और मार्शल ने ये भी एज्यूम किया है कि इट विल बी आल्सो एप्लीकेबल द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। इसका मतलब ये है कि लॉ अगर ये कहता है कि जस्ट आफ्टर इंक्रीजिंग द यूनिट्स कंज्यूम्ड ऑफ अ गुड बाय अ कंज्यूमर, gradually the derived additional margin utility will diminish, will decrease। यानी जैसे जैसे कंज्यूमर किसी भी गुड्स यूनिट को कंज्यूम करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, तो उससे मिलने वाली जो मार्जिन यूटिलिटी है वो पहले से कम मिलता जाएगा। इसे अप्लाई किया जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, ये एप्लीकेबल है। ये ऐसा है क्यों? क्यों एप्लीकेबल है भाई? इसलिए एप्लीकेबल है कि क्यों इसका यूज किया जाता है? इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि अगर ये यूज न हो तो पता न चले कि कंज्यूमर किस गुड्स की कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेगा। और ये भी कन्फर्म है कि ये केवल एक एजम्पशन ही नहीं है, ये फैक्ट भी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इट इज एक्सेप्टेड कि just after increasing the units consumed, the derived margin utility from additional unit will decrease। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि कंज्यूमर जैसे जैसे किसी गुड्स यूनिट्स को कंज्यूम करता जाएगा, ग्रेजुअली उसका इंटरेस्ट पहले से कम होता जाएगा। इंटरेस्ट कम होता जाएगा तो उससे मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी भी कम होता जाएगा। इसलिए इसे एज्यूम किया गया है कि इसको हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में अप्लाई करेंगे। ये 6 इम्पॉर्टेंट एजम्पशंस हैं और इसी एजम्पशंस पर बेस्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है। आगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।